आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 24 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपकी काव्य शास्त्र इकाई करा दी है। दूसरी जो हमारी इकाई चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमने आपको भक्ति काल, रीति काल, ये सारी चीज़ें करा दी। अब जो आज से हमारी जो क्लास स्टार्टिंग होगी वो किस पर आधारित होगी? आपके आधुनिक काल पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम आधुनिक काल के जो पृष्ठभूमि है, कैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन किया, इस संबंध में जानेंगे। और किस युग की क्या विशेषताएं रहीं, कौन कौन से विद्वान रहे, जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, छायावादोत्तर युग हो गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनके बारे में क्या है, यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने प्रकरणों में बांटा। महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने प्रकरण या भाग में बांटा। तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो कितने में बांटा है? 4 में बांटा है। अब देखिए, आपको नाम भी पता होने चाहिए कि 4 चरण कौन कौन से हैं, कहना 4 प्रकरण कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रकरण इन्होंने बांटा कि पुरानी धारा। देखिए, पुरानी धारा। अब इसमें इन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है, संवत में इन्होंने टाइम पीरियड दिया है 1900 से लेकर 1925 तक। तो इसमें इन्होंने क्या बात कही पुरानी धारा में कि आधुनिक काल, एक कहते हैं ना कि आधुनिक काल की स्टार्टिंग हो रही हो और रीति काल का एंड हो रहा हो, है ना। तो उसके बीच कई राइटर ऐसे आए, तो उन राइटरों में, या कह रहे उन लेखकों में, उन कवियों में रीति काल का भी पुट देखने को मिला। और जो आधुनिक काल की जो उनकी मानसिकता थी, है ना, देश प्रेम था देश के प्रति, तो वो भी क्या है उनकी रचनाओं में देखने को मिला। तो इसमें क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी कवियों का पुरानी धारा सम्मत में रखा कि रीति काल का जहाँ समापन हो रहा है, वहीं से कुछ ऐसे कवि भी हैं जो निकल रहे हैं, और पूरी तरह से क्या है, आधुनिक काल भी आ नहीं पाया। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पर इन्होंने इन कवियों को रखा, इनका टाइम पीरियड इन्होंने माना है संवत 1900 से लेकर 1925 तक। अब देखिए, दूसरा इन्होंने प्रकरण का विभाजन किया, वो किस नाम से किया? नई धारा। किस नाम से किया? नई धारा। अब नई धारा में भी देखिए इन्होंने प्रथम उत्थान समझेंगे इसको भी, पहले टाइम पीरियड देख लें। तो संवत 1925 से 1950। अब देखिए, अब ये पुरानी धारा जैसे मैंने बताई कि एक तरफ रीति काल का समापन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या है, आपके आधुनिक काल का शुभारंभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि रीति काल का उत्तरार्ध और आधुनिक काल का पूर्वार्ध। तो उन टाइम पीरियड में जो भी कवि है, जो भी उनकी रचनाएं आई, तो वो इसमें आई। ठीक है, अब देखिए नई धारा, दूसरा जो इन्होंने प्रकरण बांटा, नई धारा, प्रथम उत्थान, संवत। तो देखिए इसमें क्या है, इन्होंने आधुनिक काल की जो नई धारा, तो नई धारा इन्होंने किसे कहा, जैसा कि आपने रीति काल को समझा होगा, पढ़ा है कि देखिए रीति काल में क्या है, आप श्रृंगार प्रधान रस था। हालांकि बीज रस लिखा गया भूषण के द्वारा, लेकिन ख्याति किसे प्राप्त हुई? श्रृंगार रस को। और उस समय देखिए श्रृंगार रस का जो रूप था वो किस रूप में चला गया? अश्लीलता में। ठीक है, दरबारी कवि हुआ करते थे, राजा को रिझाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए उन्होंने स्त्री विशेष के सभी अंगों का वर्णन, एक कह लें जो नहीं करना चाहिए वो करा, और राजा भी उसी तरीके के होते थे और इसी चीज़ पर वो सिक्के फेंकते थे उनके ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि हर कवि ने अश्लीलता नहीं परोसी, लेकिन ये भी नहीं है कि किसी ने श्रृंगार पर नहीं लिखा। ठीक है, तो ऐसे कवि भी बहुत थे जिन्होंने क्या है, श्रृंगार रस को प्रधान तो बनाया, लेकिन उन्होंने क्या है, जो शब्द अलंकार हैं, यानी कि शब्दों का चयन उन्होंने इतना आडंबर कर दिया उनमें कि उनकी कविताओं को समझने के लिए जनसाधारण उन चीज़ों को नहीं समझ सकता, है ना। अलंकारों का अधिक प्रयोग कर दिया उन्होंने, भाषा क्लिष्ट कर दी। तो ये तो वही लोग समझ सकते हैं ना जो साहित्यिक भाषा को जानते हो। ठीक है, अब जनसाधारण इस भाषा को नहीं समझ सकता, तो वो सबसे बड़ी उनकी कमी रही कि उन्होंने आगे बढ़ने की होड़ में क्या है, जो नए नए शब्दों का विधान किया, नए नए बिंबों का प्रयोग किया। ठीक है, और नए नए अलंकारों का प्रयोग किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें अतिशोक्तिपूर्ण होने लगी। जब किसी चीज़ को आप बड़ा चढ़ा कर दिखाते हो, तो जो सादगी होती है कविता की वो चली जाती है ना।
तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए नई धारा में क्या हुआ कि मैंने क्या बोला आपको कि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, हर किसी की समय अवधि होती है। अब जरूरी नहीं कि जो चीज़ चली आ रही है वो चलती ही रहेगी, परिवर्तन भी तो आवश्यक है ना। ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए, आप आदिकाल की पृष्ठभूमि उठाकर देख लीजिए। आदिकाल में युद्धों का वर्णन हुआ करता था कि एक राजा को दूसरी रानी पसंद आ गई तो वहाँ युद्ध हो गया, दूसरे आक्रमणकारी आ रहे हैं तो उनके मध्य युद्ध हो गया, तो युद्ध ही युद्ध थे, ठीक है। वहाँ वीर रस प्रधान था। उसके बाद भक्ति काल आया। भक्ति काल में मैंने आपको बताया कि भक्ति काल में जब इंसान अधिक हताश हो जाता है या फिर कह लें कि उसका ज़्यादा ध्यान है वो अध्यात्म की ओर यानी कि अपने आराध्य की ओर चला जाता है, तो भक्ति का वहाँ पर क्या है अपने आप विकास फिर कह लें उत्पत्ति होने लगती है, ठीक है। तो भक्ति काल को भी देखिए दो काव्य धारा निकली, निर्गुण जिन्हें निराकार ब्रह्मा या ज्ञान में विश्वास है तो वो ज्ञानाश्रयी, और जो ईश्वर को प्रेम के माध्यम से पाना चाहते हैं वो प्रेमाश्रयी, ठीक। वहीं दूसरी जो काव्य धारा निकली सगुण, उसमें देखिए मूर्ति पूजा पर ध्यान दिया गया, जिसमें भी दो शाखाएं हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो जो राम के प्रति आसक्त हैं उन्होंने राम भक्ति के अंतर्गत गाए, जो कृष्ण के प्रति आसक्त हैं वो कृष्ण के अंतर्गत आए। तो उस समय जो टाइम पीरियड चल रहा था पूरी भक्ति का था, तो भक्ति रस प्रधान था, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए रीति काल आया, फिर दरबार काल देखने को मिला, तो इसमें क्या है श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। अब श्रृंगार रस भी देखिए अश्लीलता का रूप लेने लगा, ठीक है। स्त्री का जो मर्यादित रूप होना चाहिए प्रेम का, वो अश्लीलता को परोसा जाने लगा, यानी कि उस समय जो स्त्री समझे कि क्या रूप था स्त्री का, भोग विलास की, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरा कि एक दूसरे से आगे निकलना था। तो आप देखिए रीति काल में ज़्यादातर सब दरबारी कवि क्यों हैं, ये भी सोचने वाली बात है ना कि रीति काल में दरबारी कवि क्यों हैं, क्योंकि दरबार का वर्चस्व था उस समय। जनसाधारण में से कोई कवि निकलता था पर उसे वो ख्याति या पे कह लें उसकी कविता इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंचती थी, क्योंकि किसी ना किसी का हाथ दरबारी कवि पर होता था, किसी ना किसी राजा का, है ना। तो सत्ता शक्ति सबको आगे बढ़ा ही देती है, ठीक। अब देखिए ये सब टाइम पीरियड चलता गया। अब जो पृष्ठभूमि तैयार हुई आधुनिक काल की, आप देखिए 18वीं शताब्दी, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश का राज हुआ करता था भारत पर, तो अत्याचार, शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण, धार्मिक शोषण, हर तरह का शोषण आप देखने को मिल रहे हैं। तो जो व्यक्ति जागरूक होता है, ठीक है। अब देखिए आप पहले चीज़ हमें ये समझनी है कि जरूरी नहीं कि जागरूकता पढ़ने पर ही आए, है ना। अगर मानसिक विकास आपका अच्छा है आप दूसरी चीज़ समझ सकते हो। कभी ऐसे यानी कितने व्यक्ति हैं जो पढ़ लिख कर भी जागरूक नहीं है, वो दकियानूसी सोच पर चले आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इतना नहीं पढ़े हैं पर उनकी सोच जागरूक है। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो वही बात, अब जैसे जो जागरूक थे अब उन्होंने देखा कि हमारे देश में हमारी मातृभूमि पर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, हमारे भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो कैसे आवाज़ उठाएं। डायरेक्टली उठाएंगे तो भाई इन्हें उठा ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे, इनके साथ अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। तो देखिए लेखनी को उठाया उन्होंने। जहाँ रीति काल में जो लेखनी चल रही थी वो पुरस्कार पाने के लिए चल रही थी, लेकिन आधुनिक काल की पृष्ठभूमि देखिए, जो भारत में जो अत्याचार हो रहे थे उस समय जो जागरूक व्यक्ति थे उन्होंने स्टार्टिंग की कि कैसे हमें इन अत्याचारों से बाहर निकलना है, ठीक है। देश के प्रति प्रेम को जगाया। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो इंसान ये तो सोचता ही है कि जब अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर मैं आवाज़ उठा ही लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या दंड दे लेंगे। तो उस समय देखिए कितने क्रांतिकारी निकले और जो हताश थे, निराश थे, उन्होंने उनका साथ दिया। ये कुछ बचा ही नहीं, ना उनके पास धन है, ना दौलत है ना, ना उनके पास रिश्ते हैं, ठीक है, तो सुरक्षा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो डर भी खत्म हो गया था फिर उनका। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखिए भारतेंदु जी का रहा। तो भारतेंदु जी ने एक नए युग का विस्तार किया। हालांकि उन्होंने श्रृंगार की रचनाएं लिखी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, समस्या पूर्ति रचना है। उस समय जो समस्या चल रही है तो उसका वर्णन उन्होंने अनोखे ढंग से किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने क्या है जनसाधारण की भाषा को रखा, है ना, जिससे क्या है गांव का व्यक्ति भी समझ सके। और दूसरी बात, उन्होंने जो ब्रिटिश
के जो कारखाने थे या फिर जो उनके अनुयायी थे उन पर भी उन्होंने क्या कटाक्ष किए, उन्हें समझाया कि आप इस मातृभूमि के हो तो दूसरों की गुलामी क्यों करते हो। ठीक है, तो बहुत सारे प्रेरणादायक रचना लिखी। अब देखिए उनसे प्रभावित होकर उनके मित्र बंधु और या फिर कह लो उनके शिष्य आए, उन्हें उनकी विचारधारा अच्छी लगने लगी। देखिए क्या होता है कि जब हमें कोई अच्छा इंसान मिल जाता है और वो हमारी ही सेम विचारधारा का होता है तो उसकी ओर लोग आकर्षित अपने आप स्टार्ट कर ही देते हैं। ठीक है, तो उस समय आधुनिक काल का जो पहला युग माना गया वो कौन सा था, भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण युग भी कहा गया। क्यों कहा गया, रीतिकाल में श्रृंगार भोग विलास की वस्तु लिखी गई, वहाँ आधुनिक काल में समस्या पूर्ति, ठीक है, और देशभक्ति आदि रचनाएं लिखी गई, अंतर्विरोधों का साहित्य लिखा गया, कि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो ये एक पुनर्जागरण का एक नया काल था, यानी कि एक नई धारा का प्रभाव हो रहा था। ठीक है, इसीलिए इसे प्रथम उत्थान कहा गया कि एक पथ पर आगे बढ़ रहे थे, एक पहला चरण जो उठाया था। ठीक है, साहित्य में, साहित्य के द्वारा लोगों को जागरूक करना, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो आ गई आपके दूसरे चरण में। और तीसरा जो चरण इन्होंने लिखा, समझेंगे अभी बात को, नई धारा, ये भी नई धारा है। अब नई धारा का द्वितीय उत्थान समझेंगे, द्वितीय उत्थान, पहले टाइम पीरियड देख लें इसका, 1900 संवत है। ठीक है, संवत 1950 से 1975। अब देखिए नई धारा तो चल रही है। अब जैसा मैंने बोला कि भारतेंदु जी इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने देशभक्ति और बहुत सारी चीज़ों पर लिखा, लेकिन इसके बाद देखिए जो नए विद्वान आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने ये तो माना कि हाँ हमें नई चीज़ों पर लिखना चाहिए। ठीक है, देश में जो घटित हो रहा है उन पर लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बात कही कि देखिए आप लेखनी लिख रहे हो, लेकिन जब हम कोई साहित्य लिखते हैं तो उसका मानकीकरण होना आवश्यक है। ठीक है, जनसाधारण की बात भाषा में लिखी है, लेकिन शुद्धिकरण भी होना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु युग में भी ऐसे कई राइटर हुए जिन्होंने ठेठ भाषा का प्रयोग किया, तो कुछ शब्द ऐसे हुआ करते थे जो हर किसी के समझ में नहीं आया करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब द्वितीय उत्थान हुआ उसमें देखिए साहित्यिक जो भाषा थी उसे सुधारा गया, वैज्ञानिकता लाई गई कि किस तरीके से आगे के हमें पार करनी है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये द्वितीय उत्थान कहलाया। ठीक है, इसमें भाषा का चयन कि आपका जो काव्य होगा वो कैसे होगा, आपका जो गद्य होगा वो कैसे होगा। बात करें पहले से, देखिए ब्रज भाषा का ही राज रहा, हालांकि अवधि भी लिखी गई, लेकिन ब्रज भाषा का वर्चस्व रहा हिंदी साहित्य पर। भारतेंदु जी ने देखिए पद्य की भाषा अलग, ब्रज भाषा को माना, गद्य की उन्होंने अलग। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने ये कहा कि दोनों पद्य और गद्य को लिखने के लिए दो अलग अलग भाषाओं का होना ज़रूरी नहीं है, आप एक ही भाषा को लिखिए, खड़ी बोली में लिखिए, जिससे क्या है सामने वाला आपकी भाषा से कनेक्ट कर सके। ठीक है, अब जैसे ब्रज भाषा का क्षेत्र है तो ब्रजभाषी ही उस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, अगर वहीं दूसरे स्टेट का कोई इंसान आ गया तो ब्रज भाषा को नहीं समझेगा। ठीक है, वो ये कहेगा क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन जो मानकी भाषा, जो मानकीकरण चल रहा है हिंदी का, साहित्यिक भाषा है, वो आपको पढ़ाई भी जाती है। ठीक है, खड़ी बोली भी दो प्रकार की, देखिए ठेठ खड़ी बोली और मानकीकृत खड़ी बोली। तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें मानकीकृत खड़ी बोली का ही चल रहा है। ठीक है, ये समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाषा को सुधारा गया, वैज्ञानिकता लाई गई। ठीक है, और गंभीर चिंतन मनन किया गया। आप देख लीजिए जो द्विवेदी युग था उसमें निबंध कितने लिखे गए, और निबंध किसी ना किसी, आप देखिए किसी न किसी समस्या को लेकर उसका इतना गहन विचार किया गया, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया गया, और उस पर भी देखिए वैज्ञानिक तर्क दिया गया। तो इसीलिए कैसे द्वितीय उत्थान कहा गया है, ध्यान रखेंगे क्या कहा गया है, द्वितीय उत्थान। ठीक है, चौथा जो इनका चरण है या आप कह लें प्रकरण है, इसमें देखिए इन्होंने क्या बोला, ये भी नई धारा है। ठीक है, नई धारा में शीर्षक इन्होंने निकाला कि तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान वर्तमान काव्य धाराएं, काव्य धाराएं। टाइम पीरियड देख लेते हैं, संवत 1975 से शुक्ल जी के समय तक, शुक्ल जी के समय तक। अब देखिए इन्होंने जो अगला चरण माना तृतीय उत्थान, इसमें देखिए विभिन्न काव्य धाराओं ने जन्म लिया।
ठीक है। आप इसमें देखिए छायावाद को देख सकते हैं। छायावादोत्तर के जो टाइम पीरियड है जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि तृतीय उत्थान, जैसा कि हम विभाजन पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, तो जो तृतीय उत्थान था इसमें हिंदी की विभिन्न काव्य धाराएं, ठीक है, कब से इनका टाइम पीरियड था, संवत 1975 से लेकर शुक्ल जी के समय तक, जब तक शुक्ल जी जीवित थे, ठीक है, तब तक का इसमें टाइम पीरियड हुआ है। और साहित्य में कैसे कैसे नई चीज़ें, जैसे देखिए हर चीज़ में परिवर्तन होता है, तो साहित्य में भी बहुत परिवर्तन हुआ, ठीक। जहाँ भारतेंदु युग में देशभक्ति देखने को मिली, और देशभक्ति हालांकि राष्ट्र प्रेम आधुनिक काल का एक कह लें आधार है, ठीक है। श्रृंगार भले ही लिख लिया जाए आधुनिक काल में देखिए, पर राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। द्वितीय जो चरण आया तो इन्होंने देखिए क्या है, भाषा को वैज्ञानिकता, गंभीर चिंतन प्रदान किया, ठीक। इसके बाद छायावाद में देखिए ऐसे कवि हुए जिन्होंने प्रकृति को आधार मानकर अपने व्यक्तिगत भावनाओं का वर्णन किया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें दिखाई। उसके बाद प्रगतिवाद देखने को मिलता है, जिसमें क्या है पूंजीवादी वर्ग का विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो निम्न वर्ग का या कह लें सर्वहारा वर्ग का उनका शोषण करते थे, तो ये सारी चीज़ें आई। तो एक एक करके जो कहते हैं ना साहित्य समाज का आईना है, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं साहित्य अपने आप जन्म लेगा, अपने आप लेखनी, जो व्यक्ति जागरूक है वो लिखेगा उसके ऊपर कि आज ये चल रहा है, ठीक है, ये घटनाएं घट रही हैं, तो कोई उन्हें काव्य की पंक्तियों के माध्यम से प्रदर्शित करेगा, ठीक है, कोई अपनी कहानी उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, कोई डायरी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए नई नई काव्य धाराएं जुड़ती गई, नए नए विचार आते गए, नए नए विद्वान आते गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। ध्यान रखेंगे चीज़ को, ठीक है। तो आपको पहले ही प्रश्न में हमने इतना सब कुछ समझा दिया कि क्यों समझाया, हमें आधुनिक काल की पृष्ठभूमि भी तैयार करनी है ना, कि आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या रही। जैसा मैंने बोला कि समाज का आईना क्या होता है, साहित्य। तो आधुनिक काल जो टाइम पीरियड भी आप देख लीजिए 1800 से मानते हैं सभी विद्वान, ठीक है। तो उस समय क्या था, ब्रिटिश का सारा शासन था, ठीक है। तो कैसे अत्याचार हो रहे थे, क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यक्तिगत शोषण जो हो रहे थे, सारी चीज़ें लिखी गई, समस्याएं क्या थी। फिर धीमे धीमे टाइम पीरियड बदलता गया, जनरेशन बदली तो साहित्य भी बदला, समस्याएं भी बदली तो फिर साहित्य भी बदला। तो जैसे जैसे समस्याएं बदलती हैं, देखिए समस्याएं वही रहती हैं, रूप बदल जाता है, शोषण वही रहता है, रूप बदल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें आर्थिक शोषण की, तो उस समय कुछ और शोषण था, लेकिन अब अलग शोषण देखने को मिल रहा है। चीज़ें वही हैं, स्त्री शोषण, रूप बदल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके साहित्य में घटती हैं। तो आपको पहले ही प्रश्न में ये सारी आधुनिक काल की पृष्ठभूमि आपके दिमाग में तैयार हो गई होगी, ठीक है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि रसा किस कवि का उपनाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसा किस कवि का उपनाम है, या फिर कह लें किस कवि ने रसा उपनाम से अपनी रचनाएं लिखी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि देखिए उपनाम से क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसने लिखी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो देखिए इनकी काव्य कृतियाँ भी पूछ ली जाती हैं। तो इन्होंने देखिए 70 काव्य कृतियाँ लिखी, 70 काव्य कृतियाँ लिखी, काव्य कृतियाँ लिखी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। महत्वपूर्ण है। देखिए इनका नाम तो हरिश्चंद्र ही था, लेकिन भारतेंदु नाम की उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किस पत्रिका में दिया गया? सरस्वती में, हंस में, सारस्वता निधि में, नागरिक विचारणी सभा में। तो देखिए सारस्वता निधि एक पत्रिका है जिसमें सन 1880 में क्या है जो हरिश्चंद्र हैं उन्हें भारतेंदु उपाधि प्रदान करने के लिए एक विचार रखा गया, और फिर क्या है इन्हें भारतेंदु की उपाधि भी प्राप्त हुई। किसे? हरिश्चंद्र को। तो देखिए हरिश्चंद्र को ज़्यादातर भारतेंदु के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, यानी कि भारतीय चांद,
यानी कि भारत का चांद। अब भारत का चांद क्यों कहा जाता है? देखिए ऐसे इन्होंने इतनी कम उम्र में, है ना, इतनी ख्याति प्राप्त कर ली, 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली, तो अपने आप में ये विचार करने का विषय है कि विद्वान कितने बड़े होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए कि तदीय समाज के संस्थापक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक। तो बात करें तदीय समाज की, तो इसके संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए इसकी सन भी याद कर लेते हैं, सन पूछी जाती है। तो तदीय समाज की स्थापना की थी 1873 में। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धिनी सभा की भी स्थापना की। पूछ लिया जाता है प्रश्न। ठीक है, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की। इसका भी टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो 1870 में, सन 1870 में कहाँ की थी ये? काशी में। ठीक, इसके अतिरिक्त इन्होंने पेनी रीडिंग क्लब, इनकी ही है। ठीक है, हरिश्चंद्र की पेनी रीडिंग क्लब, इसकी स्थापना कब की इन्होंने? 1873 में, सन 1873 में। याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि तदीय सर्वस्व से भी क्या है, इन्होंने एक और इनकी है कि तदीय सर्वस्व के रचनाकार कौन है, ये सारी चीज़ें। तो तदीय सर्वस्व जो है ये एक अनुवाद है। ठीक है, सन 1874 में अनुवाद किया गया था। किसका? नारद भक्ति सूत्र का। आधार भी पता होना चाहिए कि तदीय सर्वस्व है क्या। देखिए तदीय सर्वस्व क्यों बता रहे हैं? देखिए तदीय समाज, तदीय सर्वस्व में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो तदीय समाज है ये इनकी सभा और संस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो तदीय सर्वस्व है वो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। याद रखेंगे, भक्ति सूत्र का अनुवाद। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि फूलों का गुच्छा किसकी काव्य कृति है? महत्वपूर्ण। ठीक है, आपको रचना प्राप्त पता होनी चाहिए। फूलों का गुच्छा किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन, जगमोहन, अंबिका दत्त, व्यास। तो फूलों का गुच्छा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कम से कम 70 प्लस रचनाएं हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें आप थोड़ी बहुत देख भी लेते हैं भारतेंदु की, कि भक्ति सर्वस्व हो गई, भक्ति सर्वस्व हो गई। ठीक है, प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, विनय प्रेम पचासा, होली महत्वपूर्ण, ये रचना पूछी गई थी, होली यूजीसी नेट में। होली, मधुमुकुल। ठीक है, तो इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक, अगर हम बात करें प्रेम घन की, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है, याद होना चाहिए। प्रेमघन किसका उपनाम है? तो किसका है ये? बद्रीनारायण चौधरी। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें तो मयंक महिमा, ये खड़ी बोली में लिखी है, इनकी हिंदी की पहली रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, खड़ी बोली में इनकी पहली रचना है, पहली रचना। ठीक, इसके साथ ही अगर हम बात करें ठाकुर जगमोहन सिंह की, तो देखिए इनकी भी रचनाएं देख लेते हैं क्योंकि पूछी जाती हैं। जैसे श्यामलता हो गई, कि श्यामलता किसकी रचना है? तो किसकी है? जगमोहन की। ठीक है, श्यामा सरोजिनी, देवयानी,
देवयानी पूछी जाती हैं रचनाएं, ठीक है, इसीलिए आपको लिखा रहे हैं। देवयानी, प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास की भी हम रचनाएं देख लेते हैं कि अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचनाएं हैं। पावस पचासा, महत्वपूर्ण, पूछी जाती है पावस पचासा, ठीक है। सुकवि सतसई, सुकवि सतसई, सुकवि सतसई, ठीक। हो होरी, महत्वपूर्ण, हो होरी, ठीक है। बिहारी बिहार, बिहारी बिहारी बिहार, तो ये किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है, ठीक है। तो किसकी है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास। तो ये किसकी रचना है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की, याद रखेंगे, ये पूछी जाती है। और ये जो रचना है किस पर आधारित है? देश प्रेम पर, ठीक है, देश प्रेम पर, ठीक है। देखिए अंबिका दत्त व्यास के बारे में हमने चर्चा कर ली रचनाओं की। अब हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं, इनकी भी तो रचनाएं देख लें, पूछी जाती हैं। जैसे प्रेम पुष्पांजलि, प्रेम पुष्पांजलि, प्रेम पुष्पांजलि, ठीक। इसके अतिरिक्त मन की लहर, मन की लहर महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी और भी रचनाएं, लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक, ठीक। श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास। देखिए जो भी आपको ये रचनाएं लिखाई जा रही हैं वो काव्य कृति से संबंधित हैं, ठीक है। हर गंगा, हर गंगा, तृप्यंताम, तृप्यंताम, ठीक है। ये तो हो गई प्रताप नारायण मिश्र की रचना। अगर हम राधा कृष्ण दास की बात करें तो इनकी रचना के विषय में देख लेते हैं। तो भारत 12 मासा महत्वपूर्ण रचना है कि भारत 12 मासा किसकी रचना है, पूछी जाती है ये, भारत 12 मासा, इसके साथ देश दशा, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है कि कुब्जा पचीसी किसकी रचना है, महत्वपूर्ण है। कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी की, गोविंद गिल्ला भाई की, राधाचरण गोस्वामी की, दुर्गादत्त व्यास की। तो बात करें कुब्जा पचीसी की तो ये किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी की, ठीक है। अगर हम बात करें गोविंद गिल्ला भाई की तो इनकी भी रचना देख लेते हैं। इनकी जो रचना है समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति प्रकाश। देखिए ये जितने भी कवि हैं भारतीय हिंदी युग के ही हैं और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही भी रहा होगा कि सब कवियों ने देखिए देश प्रेम पर लिखा है, श्रृंगार पर भी उन्होंने लिखा, लेकिन श्रृंगार का वो रूप नहीं लिखा जो रीतिकाल में था, ठीक है, ध्यान रखने इस चीज़ को। अगर हम बात करें राधाचरण गोस्वामी की तो राधाचरण गोस्वामी की भी रचना याद रखें, नव भक्तमाल, नव भक्तमाल, ये रचना आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। दुर्गादत्त व्यास की, दुर्गादत्त व्यास की भी ये देख ले हम तो अदमो द्वार शतक, द्वार शतक, ठीक, याद रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? महत्वपूर्ण है। जब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की इकाई की स्टार्टिंग की थी तो आपको देखिए हिंदी के जो काल विभाजन हिंदी साहित्य का, तो काल विभाजन हमने कराया है। तो आपने यदि ढंग से वो क्लास देखी होगी, आपने रिवीजन किया होगा इस चीज़ का, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन है नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए नगेंद्र ने क्या है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है, ठीक है। अब इन्होंने जागरण सुधार काल क्यों कहा? क्योंकि नगेंद्र ने भारत हिंदी को क्या कहा था, ये देख लेते हैं पहले। भारत हिंदी युग के उन्होंने क्या कहा था? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जैसा मैंने आपको पृष्ठभूमि पहले ही तैयार कर दी थी कि रीतिकाल में जहाँ श्रृंगार और भोग विलास की प्रधानता दिखाई जाने लगी, स्त्री का जो रूप दिखाया जाने लगा वो अलग था और उस समय कोई राष्ट्र प्रेम पर इतना नहीं लिख रहा था, ठीक, या कह ले राष्ट्र प्रेम था ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी।
तो उस समय जब भारतेंदु आए, उस समय भारतेंदु युग के जो भी विद्वान रहे, लेखक रहे, उन्होंने क्या है, राष्ट्र प्रेम को महत्ता दी, समस्या पूर्ति रचना को महत्ता दी। ठीक है, जो समाज में अंतर विरोध देखने को मिल रहे हैं तो उन पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो इसलिए क्या उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा कि एक नए काल का निर्माण हो रहा है, यानी कि नए काल का जन्म हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें। लेकिन उन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा? देखिए, जागरण तो पुनर्जागरण उसमें भी हुआ था भारतीय युग में, लेकिन जागरण सुधार काल क्या था कि जो भाषा थी उसका वैज्ञानिकीकरण किया गया, इतिवृत्तात्मक गंभीर गहन चिंतन द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है, जागरण सुधार काल कहा गया। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन में है हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, मैथिली षडगुप्त। तो देखिए कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। याद रखेंगे आप इनको। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? महत्वपूर्ण। प्रिय प्रवाह, साकेत, त्रिशूल तरंग, पथिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्विवेदी युग के विद्वान आ रहे हैं। भारतेंदु युग में जो महत्वपूर्ण विद्वान थे और जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर पूछे गए खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवाह, साकेत, त्रिशूल तरंग और पथिक। देखिए, आप महाकाव्य कैसे याद रख सकते हैं? अगर आपको सन याद होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। इसका समय की बात करें तो सन 1914 में ये लिखा गया। किसने लिखा है? नाम भी आपको पता होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका उपनाम है, याद रखेंगे। ठीक है, हरिओद। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अगर हम हरिओद की बात करें तो इनके जन्म भी देख लेते हैं, सन देख लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 1947 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन है, ठीक है, कब हुआ? 1914 में हुआ। तो इसमें कितने सर्ग हैं? एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो सर्ग आपको पता होने चाहिए। इसमें देखिए 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की हम और भी जो इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, महाकाव्य तो ये है पर प्रबंध उसमें लिखा गया है, लेकिन देखिए इन्होंने और भी लिखे, जैसे पारिजात। महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न बनता है कि पारिजात किसकी रचना है, तो इनकी ही रचना है। समय अवधि की बात करें तो 1940 में ये लिखी गई या फिर क्या प्रकाशित हुई। अगर इसके सर्गों की बात करें तो इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए इनकी एक और प्रबंध काव्य है, इनका वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास इनकी ही रचना है, वैदेही वनवास। तो ये भी देखिए 1940 में प्रकाशित हुई। ठीक, याद रखेंगे। इसमें देखिए 18 सर्ग हैं, ये आपको जरूर याद रखनी है। देखिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अतिरिक्त देखिए इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे देख लेते हैं कि चौखे चौपदे किसकी रचना है, ये पूछी जाती है। चौखे चौपदे। ठीक है, चौखे चौपदे। रस कलश महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, रस से संबंधित उन्होंने इसमें लिखा है। पद प्रसून। ठीक, इसके साथ देखिए पद प्रमोद। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर हम बात करें साकेत की, तो साकेत को किसने लिखा है? ये तो आप सभी को पता होगा। किसने लिखा है? गुप्त जी ने, मैथिली षडगुप्त ने। ठीक है, त्रिशूल तरंग किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? सनेही जी की। किसकी है? सनेही, जिनका पूरा नाम क्या है पता होना चाहिए आप लोगों को। गया प्रसाद शुक्ल सनेही। पूरा नाम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, सनेही इनका उपनाम है। पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। ये इनका खंड काव्य है, ये भी याद रखना है। राम नरेश त्रिपाठी। ये कैसा काव्य है? खंड काव्य है, खंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आधुनिक काल का जो
सूरदास है, इन्हें किसने कहा है? ऑप्शन देख लीजिए, नगेंद्र हैं, बच्चन सिंह हैं और गणपति चंद्र गुप्त हैं। तो किसने कहा है इन्हें? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए इनका जो महाकाव्य है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रिय प्रवास रहा और ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो देखिए प्रिय प्रवास का अगर जो पहला नाम था, यानी कि पहले इन्होंने क्या नाम दिया था? ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विलाप, याद रखेंगे, विलाप, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इनका पहला नाम था, किसका? प्रिय प्रवास का, ठीक है। और जैसा रसकला से इनकी जो रचनाएं मैंने आपको बताई वो रीति ग्रंथ पर आधारित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कृषक क्रदन किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, कृषक क्रदन किसकी कृति है, या फिर कह लें कृषकों की पीड़ा पर किसने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है, ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रूप नारायण पांडे, ठीक। तो किसने लिखा है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने त्रिशूल तरंग भी लिखा है, ठीक है, इन्होंने त्रिशूल तरंग भी लिखा और उन्होंने कृषक क्रंदन भी रखा। इसके साथ देखिए इन्होंने प्रेम पचीसी, इनकी और रचनाएं भी देख लेते हैं, पूछी जा सकती हैं, प्रेम पचीसी, ठीक। इसके साथ ही देखिए राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय वीणा, ठीक है, कुसुमांजलि, कुसुमांजलि, इसके साथ देखिए करुणा कादम्बिनी, करुणा कादम्बिनी, ठीक है। अगर हम बात करें रामनरेश त्रिपाठी की, तो देखिए इनकी भी हम रचनाएं देख लेते हैं। पथिक तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, लेकिन इनकी और भी रचनाएं जैसे मिलन है, मिलन हो गई, स्वप्न हो गया, पूछी जाती हैं रचनाएं, स्वप्न हो गया, ठीक है, स्वप्न रचना है इनकी। पथिक याद रखेंगे, पथिक का देखिए टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, 1920 ईस्वी यानी कि सन। स्वप्न का भी देख लेते हैं, 1929, ठीक है। मिलन कब लिखी इन्होंने? 1917 ईस्वी में, ठीक है। वहीं मानसी, ये भी याद रखेंगे, मानसी इनकी क्या है? कविताओं का संग्रह है, फुटकर कविताओं का संग्रह, फुटकर कविताओं का संग्रह। अगर आज के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1927 ईस्वी में लिखी गई या प्रकाशित हुई, ठीक है। यहाँ पर आपने ये देखा। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसा ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, और उन्होंने सरस्वती पत्रिका संपादन किया। इनकी रचनाएं देख लें तो काव्य मंजूषा पूछी जाती है, कहती है किसकी रचना है? तो काव्य मंजूषा इनकी रचना है। और इनके साथ ही कविता विलाप, कविता कलाप, कविता कलाप, ठीक है। सुमन, कान्य कुब्ज बलिव्रतम, कान्य कुब्ज बलिव्रतम, बलिव्रतम, ठीक है। ये तो हो गई इनकी मौलिक रचनाएं। इन्होंने अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे गंगा लहरी, स्नेह माला। देखिए गंगा लहरी आप ये मत समझना कि जगन्नाथ दास रत्ना का, मैं अनुदित बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने अनुवाद किया है। कुमार संभवसार, ये सारी चीज़ें हैं। विनय विनोद, ये अनुदित हैं। अगर हम बात करें रूप नारायण पांडे की, देखिए अब इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। तो इनकी रचना देखते हैं रूप नारायण पांडे की। तो उन्होंने देखी पराग, महत्वपूर्ण रचना पराग, ठीक। इसके साथ इन्होंने दलित कुसुम। देखिए रूप नारायण पांडे ने क्या है, दलित विमर्श पर बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसको इन्होंने अपनी साहित्य में लिखा, ठीक है। दलित कुसुम। आश्वासन, आश्वासन, ठीक। तो ये इनकी रचनाएं हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पंचवटी कैसा काव्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। पहली बात तो यही कि पंचवटी किसकी रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगर आपने मैथिली षडगुप्त को पढ़ा होगा तो आपको पंचवटी के विषय में पता होगा, ठीक है। पंचवटी किसकी कृति है? मैथिली षडगुप्त की कृति है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पंचवटी कैसा काव्य है। तो पहले लिख लेते हैं, पंचवटी किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। अगर हम बात करें पंचवटी की तो जो पंचवटी है उसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, क्योंकि सन भी तो पूछी जाती है। तो सन कितनी है? 1925 ईस्वी। तो कैसा काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, पदनाट्य है। तो ये कैसा काव्य है? खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य, याद रखेंगे, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा की कविताएं किस कवि ने लिखी? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके मैथिली षडगुप्त, भूषण प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे। तो देखिए रसिकेंद्र नाम से जो ब्रजभाषा में जो कविताएं लिखी वो किन्होंने लिखी? मैथिली षडगुप्त में। ब्रजभाषा में जो ये रचनाएं करते थे वो किस नाम से करते थे? उपनाम से, रसिकेंद्र नाम से करते थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि इन्होंने मधुप नाम से भी रचनाएं लिखी हैं, मधुप उपनाम से, ठीक है, मधुप उपनाम से। तो मधुप उपनाम से क्या है? ये बांग्ला जो लैंग्वेज है उसका अनुवाद करते थे, ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ में आप। चलते अपने अगले प्रश्न पर कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य किस विद्वान का उपनाम है? महत्वपूर्ण, भुजंग भूषण भट्टाचार्य किस विद्वान का उपनाम है? तो किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से क्या है? एक लेख लिखा था। वो लेख का नाम क्या था? कविता की उर्मिला विषयक उदासीनता। और देखिए इसी लेख से क्या है, जो मैथिली षडगुप्त थे वो प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने इस लेख में क्या लिखा कि सभी ने सीता के ऊपर तो लिखा, लेकिन किसी ने उर्मिला के ऊपर नहीं लिखा। उर्मिला की जो पीड़ा थी, है ना, जो विरह था, तो वियोग श्रृंगार था, उसके ऊपर किसी ने नहीं लिखा। सीता के ऊपर सबने लिख दिया, ठीक। तो ये बात क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी, और इन्हीं से फलीभूत होकर, ठीक है, इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर इन क्या है, मैथिली षडगुप्त ने देखिए साकेत जैसी रचना का निर्माण कर दिया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। और एक तरह से कहें कि इनके गुरु मैथिली षडगुप्त ही माने जाते हैं, ठीक है। बाकी के आपने यहाँ पर आज की क्लास में 15 क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने आपको भारत हिंदी युग से महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो कराए, और द्विवेदी युग उसमें चल ही रहा है। तो देखिए द्विवेदी युग में अभी और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो इनकी आने की संभावना अधिक से अधिक है, या वो चीज़ें जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे आपका UGC नेट का एग्ज़ाम हो, आपका किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनके विषय में भी क्या है, आपको बताया जाता है। यदि आपको फिर भी इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आता देखिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो ये सीरीज चल रही है हमारी प्रैक्टिस सीरीज, इससे आपकी कितनी हेल्प हो रही है, आपका रिवीजन किस प्रकार हो रहा है, ठीक है, तो इस विषय में भी क्या आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में क्या है, हम द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण सन हैं, तो उनके विषय में जानेंगे। फिर उसके बाद हम छायावाद को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।